हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले बार देखा कि मौर्य साम्राज्य किस तरह से उसका पतन हुआ और कैसे उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो आखिर इतने सालों तक चला, 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक के, तो आखिर इतना सालों तक चलने का क्या कारण था और उनके प्रशासन किस प्रकार थे। इनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी क्या अक्सर पूछे जाते हैं कि उस वक्त मौर्य प्रशासन किस प्रकार थी। आइए शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य जो शासक जितने भी थे, उन्होंने साम्राज्य की स्थापना के साथ ही प्रशासन की भी बेहतरीन व्यवस्था की थी। मौर्य प्रशासन का आखिर मकसद क्या था? तो मकसद ये था कि राज्य को स्थायित्व रखना, स्थायित्व बनाने के साथ साथ राज्य को स्थायित्व रखने के साथ साथ शक्तिशाली बनाना भी राज्य का मकसद था। इसके लिए मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था की, नौकरशाही की और आर्थिक गतिविधियों पर खास ध्यान दिया गया था, जिससे राज्य को ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल सके, आय प्राप्त हो सके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासनिक संरचना का गठन किया और अशोक ने इसे लोक कल्याणकारी और उदार बनाने की कोशिश की। कैसे था राज्य प्रशासन, कैसे चलता था मौर्य प्रशासन? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, राजा, मंत्री और नौकरशाही के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्था थी उस वक्त, और राजतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार जो राजा होते हैं वो प्रशासन का प्रधान होता था, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च सत्ताधारी यानी सबसे ज्यादा ऊंचा वो कौन होता था, वो राजा ही हुआ करता था। प्रशासन का प्रधान बोल दिया जाए। मंत्री या प्रशासनिक या सैनिक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो राजा के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। किसकी? मंत्रियों की, प्रशासनिक अधिकारी की, सैनिक अधिकारी की, ये सब लोगों की नियुक्ति की जाती थी राजाओं के द्वारा या राजा के द्वारा। न्याय कौन किया करता था? न्याय राजा ही किया करता था, यानी कि राजा न्याय का प्रधान भी हुआ करता था और कानून भी कौन बनाएगा? कानून राजा ही बनाया करता था। राजा की सहायता करने के लिए अन्य सचिव और मंत्री हुआ करते थे। इसका काम क्या था? काम था राजा को सलाह देना। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, हमने बता दिया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नौकरशाही के बारे में जानकारी मिली है और ये कहा जाता है कि जितने भी विभाग थे उन सब में कोई ना कोई एक पदाधिकारी हुआ करते थे। कौटिल्य ने 18 तीर्थ या महामात्र, जिसे अमात्य के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक है ना, यानी कि 18 तीर्थ या 18 महामात्रों के बारे में बताया है, जैसे मंत्री, सेनापति, समाहर्ता इत्यादि। अब समाहर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्व विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। इसके अलावा एक और है जिसका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जैसे सन्निधाता। सन्निधाता किसे कहा जाता था? तो सन्निधाता जो कोष अध्यक्ष जो थे, यानी कि उसे कहा जाता था जो फंड को इकट्ठा किया करते थे, है ना। इसके अलावा 30 अध्यक्षों को और जिक्र मिलता है। ठीक है, हमने क्या बताया? अर्थशास्त्र में इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य का। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। हमने बताया कौटिल्य ने 18 तीर्थ, महामात्र तीर्थ बोलते हैं या महामात्र बोलते हैं, के बारे में जिक्र किया, जिसमें मंत्री, सेनापति, समाहर्ता, सन्निधाता इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वो बताते हैं कि 30 अध्यक्ष और भी थे, उल्लेख करते हैं वो, और ज्यादातर अध्यक्ष जो थे वो आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वो स्थानीय स्तर के बहुत सारे अनेक पदाधिकारियों के भी बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे जिनमें क्या था? स्थानिक, गोप, नागरिक, ये जो थे वो खास थे। मौर्यों ने ही जो है वो पहली बार गुप्तचरी के सिस्टम को लागू किया था, यानी गुप्तचरी की व्यवस्था को सबसे पहले शुरुआत अगर किसने किया था भारत में, तो वो है मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्यों ने पहली बार गुप्तचरी की व्यवस्था को लागू किया। इसके लिए उन्होंने गूढ़पुरुष को नियुक्त किया। ठीक है, गूढ़पुरुष को नियुक्त किया। न्याय व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में न्यायाधीश जो था वो नियुक्त किए गए या बहाल किए गए, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और
स्थानीय स्तर पर बहुत सारे और भी पदाधिकारी ऐसे थे जो न्याय का काम किया करते थे, और इन सब अधिकारियों को सरकार की तरफ से नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य में सैनिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य साम्राज्य में सैनिक संगठन पर खास ध्यान दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों ध्यान दिया गया था? क्योंकि हमने बताया कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। अगर प्रशासन पर, अगर सैनिक संगठन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये प्रशासन टूट जाता और पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य बिखर जाता। ठीक है, जैसे बाद के काल में हमें दिखाई देते हैं। तो प्लिनी कहते हैं, प्लिनी इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6000 पैदल सैनिक हुआ करते थे, लगभग 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे और 9000 हाथी और 8000 रथ हुआ करते थे। ये कौन बताते हैं? ये प्लिनी बताते हैं। प्लिनी बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9000 हाथी और 8000 रथ हुआ करते थे। अब ये जो संख्या हम देखते हैं कि 6 लाख जो है वो पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ शक तो लगता है। मेगास्थनीज भी है, वो सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे सैनिकों की देखभाल के लिए, लेकिन ये शक भले लगे, प्लिनी के अनुसार इतनी सारी बातें जो कही गई है 6 लाख सैनिक के बारे में, ये कहीं ना कहीं शक लगता है, लेकिन जरूर ये कहीं ना कहीं बड़ी सेना जरूर होगी। ये जरूर शो करता है इस बात को कि मौर्य साम्राज्य के समय में बहुत बड़ी सेना रही होगी, क्योंकि मेगास्थनीज भी सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। मेगास्थनीज के अनुसार क्या कहता है कि सैनिकों के देखभाल के लिए 30 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, 30 सदस्यीय बोर्ड बनाई गई थी, जो 6 उप समितियों में बटी हुई थी, 6 उप समितियों में बटी हुई थी। और प्रत्येक समिति में हमने बताया 30 सदस्य समिति थी, 6 उप समितियों में बटी हुई थी। तो प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो गए? 6 × 30 यानी 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, 6 उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है ना, 30 सदस्य समिति थी, 6 उप समिति थी, एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, है ना। पहली समिति में जो है वो नौसेना, दूसरी समिति में सेना यातायात और तीसरी समिति में रसद या फिर युद्ध सामग्री पहुंचाने वाले टुकड़ी हुआ करती थी। चौथी जो समिति थी उसमें पैदल सैनिक के लिए देखभाल करने का। पांचवी समिति जो थी वो घोड़े को देखभाल करने वाले या फिर अश्वारोही जो थे, यानी कि घोड़सवार जो होते थे, उन लोगों के प्रबंध करती थी। छठी समिति हाथी का प्रबंध किया करती थी। हमने बताया 5 सदस्यीय समिति हुआ करते थे, 6 उप समितियों में बटा था। पहली समिति नौसेना, दूसरी जो थी वो यातायात के लिए, तीसरी जो थी वो युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए, चौथी समिति पैदल सैनिक के लिए, पांचवी समिति रथ चलाने के लिए, छठी समिति हाथी का प्रबंध करने के लिए, यानी कि हाथी का प्रबंध देखती थी। तो ये सब मेगास्थनीज की पुस्तक जो है उसमें ये जानकारी मिलती है। कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य के अनुसार सेना जो थी वो चतुरंगनी थी, यानी कि चतुरंगनी का मतलब पैदल भी थे, हाथी भी था, घोड़ा भी था और इसमें रथ भी थी, यानी कि चतुरंगिनी थी। चारों तरह के थे, पैदल सैनिक भी थे, हाथी भी थे, घोड़ा भी था, रथ भी थे। राज्य जो थे शस्त्र के निर्माण करता भी था और उनके रखने का एक अधिकार भी रखा करता था राज्य के पास। सैनिकों को जो थे, जो मौर्य साम्राज्य में सैनिक हुआ करते थे, उन सैनिकों को अच्छा वेतन दिया जाता था। युद्ध के समय राज्य उन्हें घोड़े और हाथी, अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो थे वो दिया करते थे। किसको? सैनिकों को, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो युद्ध समाप्त होते ही वे युद्ध के बाद वो सामान को, अस्त्र शस्त्र को, घोड़े हाथी ये सब जो था वो वापस कर दिया करते थे। किसको? साम्राज्य में राजा को। राजा कौन थे उस वक्त में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात कर रहे हैं या मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मौर्य प्रशासन जो था वो पूरी तरह से इसी तरह से चलता था। मौर्य प्रशासन में अब बात करेंगे राजस्व व्यवस्था कैसी थी या इनकम या आय में बढ़ोतरी के क्या क्या उपाय किए गए, इसके बारे में अब कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं विदा। दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।